हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की वीडियो के माध्यम से हम आर्टिकल 124 को समझने के प्रयास करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 124 में व्यवस्थित किया गया है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए जानते हैं। आर्टिकल 124 की क्लोज फर्स्ट कहती है कि इंडिया के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और इन जजेस की संख्या 1+7 होगी जब तक संसद विधि द्वारा विहित ना कर दे। तो ये संख्या लेकिन समय समय पर बढ़ाते रहे हैं, जो आज वर्तमान में 1+33 हो चुकी है। आइए अब जानते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें क्या प्रोविज़न था, उसमें ये प्रोविज़न था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट क्या करते थे, अपॉइंटमेंट करते थे। लेकिन इस पे एक फर्स्ट केस आया था, इस पे 4 जजेस केस आए हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। फर्स्ट केस था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, 1982 का केस था। इसमें क्या गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की पूर्ण शक्ति वो किसको दे दी गई थी, वो एग्जीक्यूटिव को दे दी गई थी और साफ तौर पे बोल दिया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अपनी राय देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इसमें सेकंड केस आया था। सेकंड केस था सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1992 का केस था। इस केस में एसपी गुप्ता एसपी गुप्ता के जजमेंट को ओवर रूल करते हुए साफ बोल दिया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की राय को मानने के लिए बाध्य हैं। उसके बाद आया था तीसरा केस था एनरी प्रेसिडेंशियल केस था। इसमें क्या गया था, इसमें कोलेजियम व्यवस्था को लागू किया गया था। उस वक्त कोलेजियम व्यवस्था जो थी वो 1+2 की व्यवस्था थी। इसमें कोलेजियम व्यवस्था को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 1977 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 3 सीनियर मोस्ट जजेस के होते हुए भी एन रे को क्या कर दिया गया था, चीफ जस्टिस बना दिया गया था। इसलिए कोलेजियम व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद आता है हमारा इसमें अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट क्या हुआ था, 99th अमेंडमेंट हुआ था और उसमें एक एनजेक को लागू किया गया था। एनजेक मतलब होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए ये कमीशन बना दिया गया था। इस कमीशन में क्या था, 6 लोग होते थे, 6 थे। उसमें क्या था, 3 लोग सरकार के थे और 3 ही लोग जुडिशरी के थे। तो जो 3 लोग जुडिशरी के थे, इसमें एक थे हमारे CGI, 2 अदर जजेस होते थे। और जो 3 सरकार के लोग थे उसमें क्या था, उसमें एक लॉ मिनिस्टर थे और 2 विख्यात व्यक्ति थे जिनको अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी होती थी। उस कमेटी में एक PM होते थे और CGI और एक लोकसभा में अपोजिशन का लीडर होता था। तो ये एक कमेटी बनाते थे और इस कमेटी के द्वारा उन लोगों को मतलब चुना जाता था। उसके बाद इसमें बोला गया था ये जो व्यक्ति होंगे ये SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अल्पसंख्यक वर्ग या महिलाओं से संबंधित होनी चाहिए थे। इन लोगों की जो पात्रता थी वो 3 साल के लिए थी और एक बार नाम निर्देशित होने के बाद वो दोबारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे। तो इस कमीशन में ये 6 लोग थे और इनके द्वारा क्या किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट और उनकी जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता था। लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट 4th जजेस केस आया था, वो था सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का केस था। इसमें ये कह दिया गया था कि भाई आपने फिर से सारी पावर क्या कर दे दी है, सरकार के हाथ में दे दी है, एग्जीक्यूटिव को सौंप दी है। इसलिए इस केस को लाया गया था और एनजेक को नल एंड वोइड कराने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करा दिया गया था। तो आज जो ये व्यवस्था है, आज फिर से वही व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से राय लेने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य हैं और कोलेजियम व्यवस्था लागू होती है। वर्तमान में 1+4 की कोलेजियम व्यवस्था है। तो इस प्रकार हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो CGI का अपॉइंटमेंट होगा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन करने के बाद होगा और अदर जजेस का होगा तो CGI से कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो ये हमारा था अपॉइंटमेंट का। आइए अब हम जानते हैं किस प्रकार रिमूवल होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता है। योग्यता में देखेंगे, सबसे पहले वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि उसने हाई कोर्ट में लगातार 5 साल तक
जज की पोस्ट धारण की हो या फिर एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में भी वो जज के पद पर रहा हो। सेकंड कंडीशन है हाई कोर्ट में या तो 10 साल वकालत की हो या फिर एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक लगातार वकालत की हो, प्रैक्टिस की हो। थर्ड कंडीशन है कि प्रेसिडेंट के अंतर्गत राष्ट्रपति के अंतर्गत पारंगत विधिवेत्ता हो। ये 3 कंडीशन यदि फुलफिल होती हैं, कोई सी भी एक हो जाए तीनों में से, तो वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए पात्र होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि शपथ वो किसके समक्ष लेते हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष वो शपथ लेते हैं। और इनका रिमूवल जो होता है, रिमूवल 2 बेसिस पे होगा, 2 ग्राउंड्स हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑन इनकैपेसिटी के बेस्ड पर क्या किया जाएगा, इनका रिमूवल हो जाएगा। रिमूवल का प्रोसीजर क्या होगा, उसमें संसद की प्रत्येक सदन में बहुमत मतलब कुल सदस्य संख्या की बहुमत द्वारा या उपस्थित या मतदान देने वालों के 2/3 सदस्य द्वारा उनके लिए एक समानुदेशन निकाला जाएगा और आगे फिर वो राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा, राष्ट्रपति आगे प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, अगर वो अपना वो पद धारण कर लेते हैं, उसके बाद वो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष ना ही तो वो अभिवचन करेंगे, ना ही कोई लीगल वर्क करेंगे। तो आज हमने पूरा आर्टिकल 124 को समझ लिया है, पढ़ लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।